हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ग्रुप डी का पेपर 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो 27 नवंबर को टारगेट करते हुए आज की इस क्लास में 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस क्लास से आपको ये फील होने वाला है कि आप ग्रुप डी के पेपर में बैठकर ओरिजिनल प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस तरह से हर एक क्वेश्चन को तैयार किया गया है। इस क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं और 2025 में रेलवे के एग्जामों में जिस लेवल के और जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उसको देखते हुए ग्रुप डी के पेपर के लिए आज की इस क्लास में अति संभावित प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो इसलिए आज की ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस क्लास से आपको सभी प्रश्नों से आइडिया भी मिलने वाला है कि किस तरह के और किस लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास के सभी क्वेश्चन को आपको देखना है और अपनी तैयारी को परखना है और इस तरह से आपको ये परखना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, क्या आप सभी से इस टाइप के क्वेश्चन हल हो पा रहे हैं या नहीं, यही आपको चेक करना है। क्योंकि 27 नवंबर से पेपर शुरू हो रहा है, आज 20 नवंबर है, यानी केवल 6 दिनों का टाइम बाकी है। तो इन 6 दिनों में आपको अपने से एनालिसिस करना है कि किस लेवल के और किस टॉपिक से क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक से सभी प्रश्नों को तैयार करना है। तो इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने तैयार किया आपके लिए, तो काफ़ी सोच समझ कर तैयार किया है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से परखिए, अपनी तैयारी को देखिए और सारे क्वेश्चन को तैयार करिए। ओके, तो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास के सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? बताइए, महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीते थे। तो पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? बक्सी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो 1817 में किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो बताइए, किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली थी? तो बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो 100 शहरों को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो बताइए, कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो राजा राम मोहन राय प्रसिद्ध थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रीट जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? बताइए, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? देखिए, ये करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट सवाल लग रहे थे, तो ये क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो भारत ने 193 देशों में से 108वां स्थान हासिल किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो राम मोहन राय ने की थी वेदांत कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? तो 63 देशों का मूल्यांकन किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 11। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? बताइए 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो याद रखिएगा भोपाल के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बताइए गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो प्रांत के लिए किया जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? बताइए भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 16 जनवरी तक पूरे क्लास को कंप्लीट आपको देना है। जब तक कि आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता एक एक शिफ्ट का, तो डेली का डेली क्लास देना है। जब तक आपका पूरा 16 जनवरी का शिफ्ट नहीं समाप्त हो जाता है, पूरे 50 दिन ये क्लास आपको देना है। तो इसलिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए, जैसे ही हो कि जब हम क्लास आपको दे तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आए। ओके देखिए, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? यह भी भाई महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो विमान कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है? तो किस भारतीय राज्य की तटरेखा ही नहीं है? तो राजस्थान राज्य की तटरेखा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? तो 1994 में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 17। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी किस स्थान से निकलती है? तो अरावली पहाड़ियां जो कि राजस्थान से निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? बताइए भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आपको बताना है, क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा है कि नहीं? जरूर बताइएगा। क्या आप सभी की इस लेवल की तैयारी है? तो चलिए हम आपको टारगेट देते हैं 60 क्वेश्चन में से केवल आप 35 क्वेश्चन सही करके बताइए। ईमानदारी के साथ बताइएगा क्या आप सभी का 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन सही हो पाए या नहीं। सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? बताइए सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? तो ये उड़ीसा द्वारा बनाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो महानदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए तो
क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई थी? तो कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु बेसिन तंत्र यानी इंदुज बेसिन सिस्टम की एक प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? तो सर जी रावी नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिसे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? बताइए, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया, जिसे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो बताइए किस शासक ने? तो दोस्त मेरे हुमायूं ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण भी बनती है? तो स्थानांतरित कृषि को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? तो कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? तो छठी अनुसूची देता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 134 पदक भारत ने जीते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो बताइए संथाल विद्रोह का भागीदार कौन नहीं था इनमें से? देखिए, कान्हो थे, भैरव भी थे, चांद भी थे, लेकिन ताना भगत नहीं थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28, 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 33%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो जल की कम उपलब्धता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो केवल 1 साल तक, यानी केवल 1 वर्ष तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31, महानदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है? महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहिता युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? बताइए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अब देखिए रेलवे के पेपर में आने लगे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, आपको पूरा क्वेश्चन हम करा देंगे, जीएस का, करंट अफेयर का, साइंस का। बस आपको क्लास ले ली, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहिता युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो ये जट जटिन में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया? किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया था? तो पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बताइए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्त मेरे 1993 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? बताइए पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? तो भूमि अंतरण को निषिद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई है? बताइए 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिज्म श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए किसे मरणोपरांत आध्यात्मिकता श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उनका नाम क्या है? तो लामा लोबजंग उनका नाम है। डी ऑप्शन लामा लोबजंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये नाम आपको नहीं भूलेगा भाई। आध्यात्मिकता जो कि स्पिरिचुअलिज्म श्रेणी में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? भवानी पाठक और देवी चौधरानी ये किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? तो फकीर और सन्यासी विद्रोह के। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? तो बेकिंग सोडा का सेवन करना चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? बताइए। तो समुद्रगुप्त बना था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बताइए हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ये तो काफी इजी सवाल होगा। हिंद स्वराज के लेखक की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जाना जाता है 16 वनों के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। मुख्य भूमि भारत यानी मेनलैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए मुख्य भूमि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सर जी गुजरात राज्य की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? तो भूमि सुधार कानून से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? बताइए किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो देखिए फिरोज शाह मेहता को तो उदारवादी नेता माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, लेकिन भाई अरविंद घोष को
आईएनसी में यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? कुषाण शासक कनिष्क ये किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48। किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा का नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? बताइए भाई, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में इस लेवल के, तो आपको जरूर बताना है कि आप इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाए। बताइए, किस राजवंश के दौरान कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया? तो खलजी राजवंश के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? तो अंतर्जलीय तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? किस वर्ष में? तो 1976 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? ये तो भाई आपके लिए 200% इंपॉर्टेंट सवाल होगा। बताइए, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी? तो सर जी फ्रांस देश ने की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ये पहाड़ और संधिया के द्वारा परिभाषित की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट नेशनल पार्क ये किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो 11 हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? तो मानसूनी दाब प्रणाली। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे तेज गति करते हैं भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। पित्त उत्पादन में कमी वाली रोगों को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? बताइए, पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगी को किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है? तो वसा बिलीय विटामिनों के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध मुख्य कारण क्या था? बताइए, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध जो था वो मुख्य कारण क्या था? तो भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के कारण था भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे अधिक होती है? किस मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे अधिक है? तो काली मृदा की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 60। भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया?
भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया? तो 1971 में समाप्त कर दिया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आप बताइए आप सभी का 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे अपना अपना स्कोर। क्या आप सभी का 35 क्वेश्चन सही हुआ जो हमने आपको बीच में टारगेट दिया था? तो उम्मीद करूँ दोस्त ये 60 के 60 क्वेश्चन आप जरूर से तैयार कर ले होंगे अपने शिफ्ट से पहले, और हर एक क्वेश्चन को आप एनालिसिस भी किए होंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज 20 तारीख हो चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 7 दिनों के बाद पेपर शुरू हो जाएगा। माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और जाएगा भी क्योंकि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बस डेली क्लास करनी है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और जो भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा, हम जरूर से उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी करिए। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।